हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। RNV IAS एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम बात करने वाले हैं आज समान नागरिक संहिता के विषय पर कि ये वर्तमान में क्यों चर्चा में आया, इसका क्या मुद्दा है, सारे पहलुओं को भी हम डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट भी इसका पक्षधर है। हमारा वर्तमान में चर्चा इसलिए हुई कि हमारा जो 22वां विधि आयोग है उसने भी कहा है कि आम धार्मिक लोगों से एवं आम जनमानस से विचार विमर्श कर करके इस पे अपने सुझाव दें कि क्या हो सकता है। उत्तराखंड की जो सरकार है उसने भी अपना पक्ष रखा है इसके विषय पर। और सबसे पहले जो समान नागरिक संहिता 1885 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया कि हिंदू और मुस्लिम का जो कानून है उनको अलग अलग किया जाए। ठीक, उसके बाद जो है लगातार इसको अलग अलग करने का किया जाए। जैसे इसी के क्रम में आप देखिए तो हिंदू उत्तराधिकार बिल, ठीक, 1955, हिंदू कोड बिल 1956, लगातार जो आपका आया हिंदू कोड बिल 1955 और हिंदू उत्तराधिकार बिल 1956, ये दो आए। मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937, उसके बाद आ गया सिख आनंद एक्ट और 2012। ठीक, उसके बाद ये आपका आ गया, देखिए, पारसी तलाक एवं विवाह एक्ट 1936 आ गया। तो ये सारे पहलुओं को सबको अलग अलग किया गया। इसी में जो हिंदू उत्तराधिकार था, इसी में हिंदू के साथ साथ जैन बौद्ध को भी शामिल किया गया। ठीक, और ये सारे पहलुओं पे को शामिल किया गया। और इसकी आवश्यकता हमें इसलिए पड़ी कि जो विभिन्न धर्मों की कुरीतियां हैं उनको भी हम जो है धीरे धीरे माध्यम से उनको समाप्त कर सकें। और इसके पक्ष और विपक्ष की यदि हम बात करें, इसका जानना जरूरी है, क्योंकि हमारे आपके मेंस के लिए भी और फिल्म्स के हर एग्जामों में भी आपको देखने को मिलेगा। तो यदि हम इसकी बात करें कि इसको पक्ष लागू करने में पक्ष क्या है, तो हमारा जो संविधान का अनुच्छेद 14 समता का अधिकार की बात करता है, वो भी एक तरह से समान नागरिक संहिता का समर्थन करता है। हमारा अनुच्छेद 15 राज्य किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, लिंग, जन्म, वंश, वेशभूषा, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को समर्थन करता है। हमारा अनुच्छेद 21 गरिमामय जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता, हमारे पसंद, हमारे स्वतंत्रता का जो हमें अधिकार देता है, अनुच्छेद 21 वो भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का बात करता है। और इसी के साथ ही जो हमारा भारतीय संविधान अनुच्छेद 44 है, वो भी समान नागरिक संहिता, उसमें बकायदा दिया हुआ है कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। तो उसी की तरह आप देखिए, भारत में एकमात्र राज्य है गोवा जहाँ पे समान नागरिक संहिता लागू है। एक मात्र राज्य भारत में है गोवा, जहाँ पे समान नागरिक संहिता को लागू किया गया है। ठीक है, तो ये जो समान नागरिक संहिता, ये सारे पहलू हैं आपके। और इसको लागू करने से देखिए, इसके पक्ष में है कि यदि आप इसको लागू कर दें तो लोगों में सद्भावना बनी रहेगी, कट्टरता जो है वो कट्टरता की कमी आएगी, और एक आपसी विचार वैमनस्य बना रहेगा, एक तरह से भाईचारा बना रहेगा। तो ये सारे पक्ष में आप अगर लिख देंगे, बहुत अच्छा आपका प्रभावी लेखन बनेगा। उत्तर लेखन यदि आप करेंगे तो बहुत अच्छे से बनेगा। और यदि हम बात करें इसके विपक्ष में तक, तो जो हमारा अनुच्छेद 25 है, धार्मिक स्वतंत्रता, वो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करेगा, ऐसा विपक्ष के लोगों का मानना है कि यदि इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो अनुच्छेद 25 का उल्लंघन होगा। लोगों में एक भावना ये भी है कि जो हमारी अल्पसंख्यक स्वतंत्रता है, जो हमारा संविधान देता है, उस पर भी कुठाराघात होगा यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो। और एक सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जो बहुसंख्यक वर्ग है, अल्पसंख्यक वर्गों को ये ऐसा लगता है कि भारत में जो हिंदू वर्ग बहुसंख्यक है, उसका सदन या हर जगह बहुमत बहुत ज्यादा है। यदि वो लागू होते हैं तो हमारी जो समस्या, हमें जो है वो अल्पसंख्यक हैं, वो हम अल्पसंख्यक हैं, वो बहुसंख्यक हैं, तो हमारे ऊपर उनकी जो रीतियां हैं, जो उनके धर्म हैं, वो हमारे ऊपर थोप दिए जाएंगे, और हम अल्पसंख्यक होने के नाते हमें स्वीकार करना पड़ेगा। ये एक समस्या है। और बहुसंख्यक वर्गों का जो है प्रतिनिधित्व, और जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, दो अल्पसंख्यक वर्गों को बहुसंख्यक वर्गों के प्रति आपसी विश्वास की कमी भी है। एक तरह से विश्वास की कमी देखने को मिल रही है कि बहुसंख्यक वर्ग और अल्पसंख्यक वर्गों में विश्वास की विश्वास की एक कमी उत्पन्न हो रही है। तो इससे भी हमें निजात दिलाने के लिए
काम करना होगा, सारी चीज। इसलिए ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है इसका समर्थन नहीं करते हैं। फिर दूसरा, जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनको ऐसा ये लगता है कि हमारा धर्म में जो कुरीतियां हैं कोई कुरीतियां नहीं है। उनको ये है कि हमारे यहाँ जो है वो सही चल रहा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो वो उनके जो धर्म के बुद्धिजीवी लोग हैं उनसे समझा के समझवा के सारी चीजें करना। तो यदि हम निष्कर्षित तौर पे यदि हम बात करें, ये आप इसके विपक्ष में पॉइंट लिख सकते हैं। यदि हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो हमें सबसे बड़ी चीज जानना है, इसका निष्कर्ष की बात यह है कि हमें इसको एक साथ लागू करने के बजाय, जिसे गवर्नमेंट कहती है लागू कर लेंगे, इससे बड़े स्तर पर सांप्रदायिक हिंसा या वैमनस्य की भावना जागृत हो सकती है, आपसी सद्भावना का ह्रास हो सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए, सभी धर्मों के बुद्धिजीवियों से, आम जनमानस में जो इनके धर्म के लोग हैं, तो उनसे हमें बात करना चाहिए कि आपके धर्म में कुरीतियां हैं, उस धर्म के विशेष, जैसे हिंदू हैं, मुस्लिम है, सिख है, उनसे बात करके उनके माध्यम से कि वो भी बुद्धिजीवी है, वो भी बताए क्या कुरीति है, क्या समस्याएं हैं, उसके माध्यम से निराकरण करें। जो महिलाओं के प्रति सब लगातार दीनहीनता देखी जा रही है, महिलाओं के प्रति जो स्थिति हो रही है, वो चीज उसके निराकरण के लिए हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड को लगातार लागू करना चाहिए। और इसके लिए चरणबद्ध तरीके से इसको लागू करने के लिए, कि ताकि ये इसमें कोई समस्याएं ना आए, चरणबद्ध तरीके से लागू जब करेंगे तो कोई सांप्रदायिक हिंसा या अराजकता या वैमनस्यता नहीं होगी। इसीलिए इस पे लागू करने के लिए सरकार को एक बड़ा मंच पे एक तरह से बुद्धिजीवियों के साथ बैठ के इस पे बातचीत करके और उसके बाद इसको लागू करना चाहिए, चरणबद्ध तरीके से इसको लागू करें, जिससे ताकि आपसी सामंजस्य बना रहे। तो ये रहा आज का आपका टॉपिक, और इसमें यदि आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स दीजिएगा, और आप सभी अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। और इस टॉपिक में यदि आपको कुछ ना समझ में ना आया हो यदि, तो आप कमेंट्स में बताइए। और इसी तरह हम अगले टॉपिक पे बात करेंगे मणिपुर हिंसा, जो आपको देखिए बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा इस समय उठ रहा है, कुकी और नागा समुदाय का जो मुद्दा है, लगातार देश में जिस तरीके से मानवता शर्मसार हुई उस मुद्दे को देख के, तो उस पर हम बात करेंगे। उसके पक्ष विपक्ष क्या है, सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे और आपको सारी चीज एक एक करके बताया जाएगा। और हाँ, आपकी जो संविधान की क्लास चल रही है उसमें कल संविधान सभा पे डिस्कशन होगा कि संविधान सभा का पूरा, और अभी तक मैंने उस पर 2 क्लासेस ली, जिसमें एक प्रस्तावना की क्लास थी और एक संवैधानिक विकास का ऐतिहासिक क्रम, जिसपे संविधान के अधीन जो ऐतिहासिक क्रम है उस पर हमने चर्चा की। तो वो सारी चीजों को आप देखिए और अपने कमेंट्स दीजिए। और बाकी ये जो मैंने क्लास दी है ये भी इसको आप देखिएगा, हर एग्जाम में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगला जो आपका मणिपुर जो आपका विवाद है, मणिपुर संघर्ष हुआ है, उस पर हम बात करेंगे। तो चलिए आप सभी इसको देखिएगा, अपने कमेंट्स दीजिएगा और हमेशा। तो दोस्तों आप सभी को ये समझ में आया और अपना कमेंट्स दीजिएगा, ठीक है। और आप सभी को अगला जो टॉपिक है मणिपुर विवाद जो है, मणिपुर संघर्ष चल रहा है, उस पर हम अगला बात करेंगे कि उसके पक्ष विपक्ष सारे पहलुओं को। तो आप सभी अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। और इसी के साथ अगले वीडियो में आप सभी से बात होगी। तब तक लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, नमस्कार।